में पढ़ रहे सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। प्यारे छात्र छात्राओं, जैसे कि कक्षा 11 का पेपर भी आ चुका है, टाइम टेबल आ चुका है और हमारे पास समय कम ही बचा है। और इतने कम समय में हम कक्षा 11वीं की कैसे तैयारी करें कि हमारा अर्थशास्त्र, जैसे कुछ बच्चे मानते हैं कि उनको अर्थशास्त्र कठिन लगता है, तो अर्थशास्त्र जैसे कठिन विषय की तैयारी हम कैसे कर सकें। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, यदि आपके साथ भी यही समस्या है, यदि आपको अर्थशास्त्र कठिन लगता है, आपको अर्थशास्त्र के विषय में कुछ जानकारी नहीं है, तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा अर्थशास्त्र के वेरी मोस्ट क्वेश्चन, जिसको आप याद करके सफलता प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र की तैयारी कैसे करें। और आज ही आपको बताऊंगा कि कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जिसको आपको किसी भी हालत में आपको याद कर लेना चाहिए। तो जिस अध्याय में हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन आना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ही तैयार करें, और जिसमें 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आना है उसमें उस हिसाब से तैयारी करें। तो ये आपको जानकारी होगी। इसमें अधिक समय खर्च न करते हुए अपन चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो जैसा कि इसमें आपको बता दें, यहाँ पे बताया गया है पाठ्यक्रम से हटाई गई वस्तुएं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें अध्याय 4 निर्धनता और आधारिक संरचना को हटा दिया गया है, तो आपको इस पाठ को याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण अध्याय हट चुका है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो इसमें अध्याय 1 सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में 2 नंबर की ओटी आएंगे और 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो प्यारे छात्र छात्राओं, आपको बता दूं, आपको इसकी पीडीएफ और इस आंसर की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रश्न है, जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप क्या कहलाते हैं। तो जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो उस समय हम उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप वस्तुओं को स्वयं लाभ के लिए बेचते हैं तो कौन होता है, विक्रेता होता है। काफ़ी सरल है, अर्थशास्त्र वैसे कठिन नहीं है, लेकिन जब हम नहीं पढ़ते हैं तो हमको कोई सी भी वस्तु कठिन लगने लगती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं का उत्पादन कौन करता है, उत्पादक करता है। जब आप कोई नौकरी करते हैं तो आप क्या कहलाते हैं, नौकरी करने वाले कर्मचारी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रिया क्या कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसका उद्देश्य धन कमाना होता है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है, और जिससे धन नहीं कमता है वो अनार्थिक क्रिया कहलाती है। में कौन सी क्रिया आर्थिक गतिविधियां अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। असीमित आवश्यकताओं से संबंधित आर्थिक गतिविधियां, सीमित संसाधनों से संबंधित आर्थिक गतिविधियां। इसका आंसर सी वाला सही है। ए और बी दोनों ही सही हैं, ऊपर की दोनों बातें, इसलिए ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया जिससे धन कमता है, उपभोग, वितरण, उत्पादन, सभी। तो सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा दोस्त अतुल एक गायक है कि 2 क्रियाकलाप नीचे दिए गए हैं। सुबह गायन के लिए मंच पर एक कार्यक्रम किया गया है तथा फीस के रूप में 10,000 रुपये प्राप्त किए। तो दोस्तों, जब उसने 10,000 रुपये प्राप्त किए हैं तो कौन सी क्रिया होगी, आर्थिक क्रिया होगी। यदि फ्री में करता तो अनार्थिक क्रिया होती, इसलिए इसके सामने अपन लिख देंगे आर्थिक क्रिया। ये कौन सी क्रिया है, आर्थिक क्रिया है। बी वाला दिया, श्याम को हमने उसकी 4 वर्षीय बेटी के जन्मदिन पर घर पर मनाया और उसके लिए गाना गाया। तो जब कोई दोस्त अपने घर पर बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए जाएगा दोस्त के घर पर, तो पैसा तो लेगा नहीं। ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, तो अनार्थिक क्रिया होगी। क्रियाकलाप 1 आर्थिक क्रिया है, हाँ ये ऊपर वाली आर्थिक क्रिया है। गैर आर्थिक क्रिया तो ये वाला सही है। कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में प्रतिदिन 10,000 तक की वृद्धि हो रही है। एक कौन सी क्रिया है, गुणात्मक, मात्रात्मक, उपरोक्त दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी होगी दोस्तों क्रिया। तो दोस्तों, इसमें गुणात्मक की वृद्धि हो रही है और मात्रात्मक की वृद्धि हो रही है। मल्टीप्लिकेशन भी होता है, 2 से 4, 4 से 8 तो गुणात्मक है, और मात्रा में वृद्धि हो रही है। कभी 1,000 फिर 2,000 10,000 तो मात्रात्मक भी है। तो उपरोक्त दोनों ही इसमें सही आंसर होगा।
हमारी इच्छाएं असीमित होती हैं। हमारी इच्छाएं कैसी होती हैं? असीमित होती हैं। सभी आर्थिक क्रियाओं की जड़ है। तो आर्थिक क्रिया हम क्यों करते हैं? हम पैसा क्यों कमाते हैं? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर जाएगा आवश्यकताएं। इसकी आंसर की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से लिख लें। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा है। आप चूँकि तैयारी आप कर चुके हो, आपको बस उसका रिवीजन करना है, और जो जिसकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है उसको यहाँ से PDF उठाकर उसमें से तैयारी कर लें। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। उत्पादकों के पास जो संसाधन होते हैं वह भी होते हैं। उत्पादकों के पास जो संसाधन होते हैं वह कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं। और वैकल्पिक कह सकते हैं, सीमित कह सकते हैं। तो यहाँ पे सीमित शब्द आ जाएगा। संसाधन डैश प्रयोग वाले होते हैं, वैकल्पिक आएगा इसमें। इसमें वैकल्पिक आएगा, इसमें सीमित आएगा। उत्पादन उपभोग वितरण कौन सी क्रियाकलाप है? आर्थिक क्रियाकलाप है, आर्थिक आ जाएगा इसमें। सांख्यिकी नीति निर्माण में कैसा है? सहायक है, यहाँ पर सहायक आ जाएगा। ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक एक नंबर के बिल्कुल याद कर लें। एक शब्द वाले उत्तर हैं, आप इनको भी याद कर लें। आर्थिक तथ्यों को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र में उपायों किस में मानते हैं? अर्थशास्त्र में अधिकतर आंकड़े कैसे होते हैं? सांख्यिकी क्या करती है? अर्थशास्त्र में आंकड़ों का अतिरिक्त अर्थशास्त्र में कैसे आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन एक एक नंबर के कर लें आप। आगे बात करते हैं, 2 अंक वाले क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लग रहा है मुझको, एक उपभोग और उत्पादन एवं उपभोग लग रहा है। वितरण भी कर लेना आप। इन 3 में से एक क्वेश्चन फंस जाएगा आपका। आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 आर्थिक क्रियाकलाप बताइए, आप बता ही सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति होटल पर पैसा कमाने के लिए नौकरी कर रहा है, रोटी बनाता है, तो आर्थिक क्रियाकलाप है। यदि कोई व्यक्ति स्कूल में टीचर है, चूँकि पैसे कमाने के लिए कर रहा है, आर्थिक क्रियाकलाप है। अनार्थिक का पूछें तो माँ घर में रोटी बनाती है, अनार्थिक क्रिया है, मतलब आर्थिक क्रिया नहीं है। यदि हम किसी के बर्थडे पे हम गाना गाते हैं फ्री में, तो आर्थिक क्रिया नहीं, अनार्थिक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं, इकाई 2। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो 4 नंबर के आएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, तैयार कर लें आप बिल्कुल बेहतर तरीके से। कुल 11 नंबर का आपका आना है। 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। काफ़ी बड़ा अध्याय है और काफ़ी सरल भी है। तो देखिए अपन इसमें चलते हैं। जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है कहीं से कहीं तक। एक एक नंबर के क्वेश्चन तो आपको सारे के सारे याद करने हैं, इसमें कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। रिक्त स्थान, सही गलत सारे करना है। सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर दें, बिल्कुल आपको करना है। कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब हम 2 2 नंबर के क्वेश्चन में इसमें सेलेक्ट करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण। वैसे सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन महत्वपूर्ण में से भी और महत्वपूर्ण देखते हैं हम। द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण के स्रोत बताइए, महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के 2 दोष बताइए। प्रतिचयन त्रुटि क्या होती है? चर और राष्ट्रीय प्रदेश सर्वेक्षण NSS के संगठन के मुख्य कार्य क्या हैं? इसके बाद आपको बता दें, एक अच्छी प्रश्नावली की कोई 2 गुण लिखे, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। चित्रमय प्रदर्शन के 2 लाभ बताइए। ये आप क्वेश्चन कर लें, निशान लगाएं। और मेरे प्यारे छात्रों, पहला वाला क्वेश्चन जो दिया है, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के मध्य भेद बताइए, अंतर बताइए। 3 अंतर पूछ सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी, एक अच्छी प्रश्नावली बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी तक जो भी नोट्स बनाए हैं, या आप जिस गाइड में से तैयारी कर रहे हैं या ट्यूशन वाली तैयारी कर रहे हैं, आप उसी में से करें। बस आप उनमें से इन क्वेश्चनों को भी शामिल कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समावेशी अपवर्जी श्रेणी में अंतर बताइए। तो पहला, दूसरा, चौथा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न एक विकल्प के विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का अवैध, काफ़ी सरल है। आप अर्थशास्त्र की NCERT बुक है, आप उसमें इसका उदाहरण देख लेना, आपको बहुत आसानी से में आ जाएगा। इकाई की बात करते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसमें से कुल 10 नंबर का आना है। ये भी काफ़ी बड़ा अध्याय है दोस्तों। 4 नंबर की OT आनी है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। कुल 10 नंबर का आना है। बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये आपके सही विकल्प आपको एक तरफ से करना है, और रिक्त स्थान, सही गलत, सही जोड़ी, शब्द में उत्तर,
चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुलक के मुख्य उपयोग क्या है? काफ़ी सारे क्वेश्चन। समांतर मार्ग की विशेषताएं बताइए, और इसके बाद मध्यिका के गुण बताइए, मध्यिका के चार दोष बताइए, बहुलक के चार दोष बताइए। इसके बाद में निम्न, तो मध्यिका भी आप सीख जाएं, काफ़ी सरल है, कोई कठिन नहीं है। माध्य की गणना भी आप सीख जाएं। सवाल पक्का, एक न एक सवाल पक्का आएगा। माध्य मध्यिका बहुलक में से एक सवाल आ जाएगा, माध्य और मध्यिका में से ही सवाल आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मुझे अर्थशास्त्र पढ़ाने का काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। इसके बाद आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो दिए हैं बहुलक, ये कठिन नहीं है दोस्तों। आप इसके एक दो उदाहरण देखना, आप जिसके पास गाइड नहीं है तो वो एनसीईआरटी की बुक में से देख सकता है, काफ़ी सरल है, कोई कठिन नहीं है। समांतर माध्य, माध्य मध्यिका बहुलक आप सीख लें। आगे बात करते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ है? एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सांख्यिक मध्य शायद ना पूछें। आगे बात करते हैं, अध्याय 4, कुल 7 नंबर का आना है। 2 नंबर की ओटी आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो एक एक नंबर के सभी क्वेश्चनों को आप कर लें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी अंत में आपको इसका आंसर की बताऊंगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। रिक्त स्थान, सही अथवा गलत, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर, एक एक नंबर क्वेश्चन तो आपको करने हैं। 2 अंक की बात की जाए, इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा हो सकता है? विस्तारित परिभाषा दी थी, उसके गुण बताइए। इसके बाद में चतुर्थक विचलन का अर्थ बताइए, विस्तार गुणांक बताइए। माध्य से माध्य विचलन, यदि आपको ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप छोड़ दें, और अदरवाइज आपको आता है तो आप इसकी तैयारी कर लें, क्यों आने की संभावना है। अब एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर के जो आ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन की बात की जाए तो अपकिरण की सापेक्ष और निरपेक्ष माप में क्या अंतर है? लॉरेंज वक्र का उपयोग कब होता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन, VIMP। बाद में अध्याय 5, कुल 8 नंबर का आना है। एक 4 नंबर का क्वेश्चन आना, 4 नंबर की ओटियां, ये आपको करना ही है। एक एक नंबर के सही विकल्प हैं, रिक्त स्थान है, सही जोड़ियां हैं, ये आपको करनी है। सही गलत सब आपको करना है, इसमें से कोई सा नहीं छोड़ना। अब 4 अंक की बात करते हैं, 4 नंबर में क्या आ सकता है? इसमें बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं। सही संबंध गुणांक, हाँ थोड़ा करने में हमको बिना प्रैक्टिस के तो काफ़ी कठिन लगता है, लेकिन यदि इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस किया है तो आने लगता है। सूचकांक बनाने की सामान्य विधियाँ, काल प्रश्न का ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत सरल है, बहुत सरल, वेरी सिंपल। 8th स्टैंडर्ड का है ये क्वेश्चन, इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सर संबंध ज्ञात करने की प्रकृति आरेख विधि बताइए। ठीक है, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता मुझे। अब विकास नीति और अनुभव 1947-1990, वस्तुनिष्ठ, इसमें कुल 6 नंबर का आना है। इसमें 3 नंबर का एक, 2 नंबर का एक नंबर की ओटी। तो चलते हैं, एक एक नंबर के तो आपको करने ही करने हैं सारे क्वेश्चन। तो मैं बताऊंगा आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं और लघु उत्तरीय में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ बताइए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं? सुरक्षित स्टॉक क्या है? समृद्धि का अर्थ बताइए। प्रशुल्क क्या है? इसके बाद में बात करें तो GDP से आप क्या समझते हैं? इसमें 4 नंबर में, 3 नंबर में सॉरी, इसमें बात की जाए उपनिवेशकाल के दौरान बात की कृषि दया का मुख्य कारण क्या है, इसको कर लेना। और बात की जाए योजना के रूप में समता के साथ विकास की, कोई इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। क्या भारत में अंग्रेजों के द्वारा कोई सकारात्मक योगदान दिया गया? बताएं कि आयत प्रतिस्थापन घरेलू उपयोग की रक्षा कैसे कर सकते? IPR 1956।
एक ये वाला क्वेश्चन, ये दो इसमें मुझे महत्वपूर्ण लग रहे हैं, और आगे आप देख लेना। इसकी बात की जाए इसमें से 6 नंबर का आना है, तो इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, वो 2 नंबर के ओटी आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ओटी तो आपको सारी करना है, आपको पहले ही बता रहा हूँ, जिस अध्याय में से ओटी आनी है हमको करनी है। 4 नंबर का, इसमें देखिए, भारत में सुधार शुरू क्यों की गए, आर्थिक विकास में उदारीकरण के उदाहरण की व्याख्या कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके बाद बात की जाए भारतीय रिजर्व बैंक भारत में वित्तीय क्षेत्र के सहायक के रूप में नियंत्रण से अपनी भूमिका क्यों बदलने की प्रक्रिया को कैसे नियंत्रित करता है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सेवा क्षेत्र के उत्तरदायी, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। इकाई 3 छोटा 10 नंबर का आना है, बड़ा अध्याय है, मैंने देखा नहीं था अभी। इसमें 4 नंबर की ओटी आने हैं आपके, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन। काफ़ी बड़ा अध्याय, 10 नंबर कम नहीं होते। चलिए इसकी बात करते हैं। एक एक नंबर के तो आपको सारे क्वेश्चन करने ही करने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। एक एक नंबर में 4 नंबर के आने हैं वैसे भी। 2 नंबर क्वेश्चन, लोग पलायन क्यों कर जाते हैं, रोजगार की तलाश में कर जाते हैं, लड़ाई झगड़ों के कारण कर जाते हैं, सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए कर जाते हैं। आप बहुत सारे पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं। बिल्कुल ये आवश्यक नहीं कि आपको क्वेश्चन रटना है, आपको समझना है, समझ के उसको लिखना है। मानव पूंजी और मानव विकास में अंतर बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूंजी निर्माण की दो समस्याएं हैं मानव पूंजी निर्माण की। किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों है, भारत में ग्रामीण विकास क्यों महत्वपूर्ण है, ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं, आईएमपी है। और चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ बताइए, एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरी दृष्टि में। आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, ग्रामीण विकास, कृषि विपणन, साख की बाधाएं, मानव पूंजी, बेरोजगारी के प्रकार, रोजगार का अर्थ बताइए, बेरोजगारी के बताइए, बेरोजगारी के परिणाम बताइए, दुष्परिणाम बताइए। 7 रोजगार समृद्धि, अनौपचारिक अन्य मुद्दे, 5 नंबर की ओटी आनी है, काफ़ी बड़ा अध्याय है। 2 नंबर का एक, 3 नंबर का एक, काफ़ी सरल कर दिया अध्याय, 10 नंबर का खुला आना है। तो ये आपको एक तरफ से करनी है। इसमें बात की जाए, ग्रीन हाउस गैस वृद्धि के कारणों को लिखिए, नवीनीकरण गैर नवीनीकरण संसाधनों मंत्र बताइए, मनरेगा के विषय में बताइए। ये 3 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कर लेना तैयार। 3 नंबर की बात की जाए, गन्ने का जूस निकालने वाला श्रमिक किस बेरोजगारी में आता है, और जैविक अजैविक तत्वमंत्र सौर ऊर्जा के उपयोग के लाभ। इसके बाद बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उपाय बताइए। और एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें से भी 8 नंबर का आना, 4 नंबर के ओटी आने, ओटी काफ़ी बड़ा दिए हैं इस बार। दो नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, बड़े आंसर आपको इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलो 2 नंबर के क्वेश्चनों की ओर चलते हैं हम। इसमें द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम को उद्देश्य बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किन क्षेत्रों में स्थिति भारत की पाकिस्तान से बेहतर है। आगे बात की जाए, चीन द्वारा अपनाई गई किस रणनीति की रूपरेखा बताइए, भारत और पाकिस्तान ने कौन सी अर्थव्यवस्था के प्रारूप को अपनाया, एलपीजी सिस्टम अपनाया था। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो अभी आपने क्वेश्चन देखे थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसकी मैं की आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए इकाई 1 की ईशान की सारे आंसर दिए, देखिए यूनिट 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना। इकाई 2, इकाई 3 स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इकाई 4,
भाग 2 आ गया जी। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, क्या आपके लिए हेल्पफुल है, आप कमेंट में लिखकर बताएं। और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपके 12th क्लास में आपके 12th क्लास के वीडियो के लिए आप बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें। और आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो, तो हमारा आने वाला समय काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए।